हेलो। निकालो डीबीबी निकालो। डीबीबी नंबर 6। लिखो आंसर लिखो। फर्स्ट का आंसर है ए बी सी। फर्स्ट का आंसर ए बी सी है। सेकंड का आंसर ए एंड बी। सेकंड का आंसर ए एंड बी। सेकंड का आंसर ए एंड बी। थर्ड का आंसर सी एंड डी। फोर का आंसर ए बी सी डी। फोर का आंसर बी सी डी। फाइव का आंसर दे रखा है। सिक्स का भी दे रखा है। सेवन में फर्स्ट का और सेकंड का सेम दे रखा है ना। सेवन का जो आंसर है वो एट में दे रखा है। तो वो जो फर्स्ट सेकंड है वो तो फर्स्ट का आंसर है ना। जो थर्ड वाला है वो सेकंड का आंसर है। और थर्ड का आंसर नहीं दे रखा है इसमें, तो थर्ड का आंसर ही है 2 × √ऑफ। फर्स्ट और सेकंड तो सेम ही दे रखा है ना। तो फर्स्ट सेकंड में जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट का आंसर है। थर्ड में जो लिखा हुआ है वो सेकंड का आंसर है। और सेवंथ के थर्ड का आंसर ही है। सेवंथ के थर्ड का आंसर ही है। एट के आंसर से नहीं दे रखे है ना। तो इसका RS QP। RS QP। RS QP। ये सेवन के थर्ड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। तो फर्स्ट पर आ गए अपन। फर्स्ट में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 1 में को डाउट, सेकंड में को डाउट, सेकंड में को डाउट। कंबाइंड वाला फॉर्मूला भी होता है, वरना अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं अपन चाहें तो। मतलब हमें जो दे रखा है वो लिख लो पहले, उसके बाद कंडीशंस लगा दो उसमें, और क्या ना। ये हमें दे रखा है यहाँ पर कि सिग्मा XI² अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस X बार का स्क्वायर। ये दे रखा है सिग्मा X का स्क्वायर। फिर दे रखा है सिग्मा YI अपॉन N माइनस Y बार का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा YI का स्क्वायर। अब मुझे कंबाइंड का निकालना है, तो कंबाइंड M+N डेटा हो गए। तो M+N डेटा में एक तो ये चाहिए मुझे, एक मुझे ये चाहिए, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई M+N माइनस, फिर हमें चाहिए सिग्मा XI। ये M ऑब्जर्वेशन आ गए, ये N ऑब्जर्वेशन आ गए, और ये उनका मीन आ गया ना, होल स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है, दिस इज सिग्मा स्क्वायर। ये सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है हमें। डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है एक, शायद बता रखा है मैंने शायद आपको ना, कंबाइंड वाला। मैं तो क्या हमेशा से निकाल लेता हूं, चाहो तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो ना। अब यहां से सिग्मा XI² यहां से निकाल के रख दो, सिग्मा YI² यहां से निकाल के रख दो। सिग्मा XI भी मैं निकाल सकता हूं। सिग्मा XI किसे निकालूंगा? सिग्मा XI अपॉन M, ये X बार के बराबर है, और सिग्मा YI अपॉन N, ये Y बार के बराबर है ना, ये Y बार के बराबर है। बस इनको रख दो, और रख के अगर मैं निकालूंगा यहां से तो बेसिकली आ जाएगा M इंटू सिग्मा X का स्क्वायर एन प्लस X बार का स्क्वायर। ये फर्स्ट वाले से निकाल लिया ना मैंने, ये तो M आ जाएगा ना। सिमिलरली यहाँ N आ जाएगा, N इंटू सिग्मा Y स्क्वायर प्लस Y बार का स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से M+N। बस ऐसे मैं यहां रख दूंगा, माइनस दिस इज M इंटू X बार N इंटू Y बार अपॉन M+N का होल स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज सिग्मा स्क्वायर। ये दे रखा है मुझे। बस अब वो जो ऑप्शन में लिखा है रख दो उसमें ना। तो पहला ऑप्शन मुझे चेक करना है, तो इसमें सिग्मा X बराबर सिग्मा Y बराबर सिग्मा रख दूंगा, और ये रख के मैं कैलकुलेट कर लूंगा और दिखा दूंगा कि X बार बराबर Y बार आ रहा है ना। पहले ऑप्शन में तो लिखा हुआ है कि सिग्मा X सिग्मा Y बराबर है और सिग्मा के बराबर है। तो क्या उसका मतलब ये है कि X बार बराबर Y बार है? तो सिग्मा X की जगह सिग्मा रख दूंगा, सिग्मा Y की जगह सिग्मा रख दूंगा, वहां सिग्मा लिखा हुआ है, और वो रख के मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा और दिखा दूंगा कि X बार बराबर Y बार आ रहा है। ऐसे ही बी ऑप्शन में करूंगा। बी ऑप्शन में एक बार M बराबर N रख दूंगा, M और N को बराबर कर दूंगा, M बराबर N रख दूंगा, और सिग्मा स्क्वायर की जगह सिग्मा X का स्क्वायर प्लस सिग्मा Y का स्क्वायर अपॉन 2 रख दूंगा ना, और फिर दिखा दूंगा कि X बार बराबर Y बार आ रहा है।
थर्ड में को डाउट हो? पी बराबर क्यू बराबर 1 आ गया इसमें, है ना? वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हम जानते हैं ना, अगर ए बी सी रियल नंबर है, अगर ए बी सी रियल नंबर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 1 माइनस पी माइनस क्यू, और क्या लिखा है माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे पास माइनस का पी क्यू, ये दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यही तो लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए इंटू बी माइनस का बी इंटू सी माइनस का सी इंटू ए, ये लिखा हुआ है ना। अब हम जानते हैं नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, तो ये 0 के बराबर कब होगा? जब ए बराबर बी बराबर सी हो, है ना भाई? हम जानते हैं ना इक्वलिटी विल होल्ड इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर ए बी सी रियल नंबर है तो ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 के बराबर 0 से बड़ा आता है। अब 0 के बराबर कब आएगा? जब ए बराबर बी बराबर सी होगा। तो ये भी ऐसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए इंटू बी इंटू सी और सी इंटू ए। तो ये लेकिन लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो ये नेगेटिव कभी हो नहीं सकता। तो 0 के बराबर का जब ए बराबर बी बराबर सी हो जाए, बस इसको रख दो डिटर्मिनेंट के अंदर, और क्या ना। तो उसके बाद उसको एक्सपेंड कर लो और वो कंडीशन दे रखी थोड़ी वो टिक्नोमेट्री लगा लो, बताना पूरा करके, ये इंपॉर्टेंट है इसमें ना। इसके बाद 4 में को डाउट हो, टेन 3x अपॉन 10x बन जाता है वो, टेन 3x अपॉन, तो 10x को t मान लो और फिर रेंज निकाल लो, माइनस के इनफाइनाइट से -1/3 और 3 से इन्फिनिटी आ जाता है वो। 5 में को डाउट हो, अभी रिसेंटली भी आया था इस तरह का सवाल, नहीं हुआ क्या? अभी ये अपनी शायद सी में ही था मेरे हिसाब से, कहीं ना कहीं आया था वो। ये बनेगा x इंटू एफ एक्स इंटू एफ डेस एक्स, अगेन रोज थ्योरम लगा देंगे ना हम, और किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आएगा? ये इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आएगा, ये आएगा x इंटू एफ एक्स इंटू एफ डेस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करने पर आ जाएगा ये। बस यहां से मैं स्टार्ट कर दूंगा ना। अब मैं इसके रूट देखूंगा पहले, इसके रूट्स के बीच में डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट आता है ना, इसको डिफरेंशिएट करने पर वो आ जाएगा। वो तो दिख रहा है, आपने कोशिश नहीं की होगी या देखा ही नहीं होगा ना। एक्स तो अलग है, एक्स के साथ वो क्या लिखा हुआ है? वो एफ एक्स इंटू एफ डेस एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, फिर आगे एफ एक्स इंटू एफ डेस एक्स एडिटिव है, और एक्स को डिफरेंशिएट करने पर वन आ गया, तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है वो। अब हमें इसका डेरिवेटिव के बारे में बताना है, इसका डेरिवेटिव 0 से 4 में कितनी बार 0 आएगा, तो हमें इसके रूट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसके कोई भी दो रूट के बीच में डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट आता है, ये रोज थ्योरम होती है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा इसके कितने जीरोस आएंगे। इसके जीरोस के लिए एक तो देखना पड़ेगा ये जीरो कहाँ होगा, एक्स टी कितनी वैल्यू पर ये जीरो हो सकता है, एक्स टी कितनी वैल्यू पर ये जीरो हो सकता है। फिर एक बार इसके जीरो आने के बाद फिर हम इसमें लगा देंगे ना। अभी बताया तो था शायद, ये सवाल आया तो था मेरे हिसाब से, अभी रिसेंटली कहीं आया था सवाल मेरे हिसाब से, ये CDVB के अंदर ही आया था शायद, किसी C5, तो कोई बता भी रहे हैं कि C5 में आया था ना, अभी कहीं ना कहीं आया था ये, C5 के अंदर आया था, C B में आया होगा, अभी कहीं बी की लास्ट में आया होगा कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में को डाउट हो, 6 में को डाउट, 6 के बाद 7 के फर्स्ट पार्ट में को डाउट, सेकंड पार्ट में को डाउट, थर्ड में को डाउट। थर्ड जैसा सवाल हमारे शीट में भी है, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 में, इनडेफिनिट की शीट में एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 में, इसको बाहर निकाल लो बस यहां से ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो व्हाट वी गेट 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा आ जाता है बस dx, ये ऐसा आ जाएगा, और इसको पुट कर देंगे 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर पुट कर दो, बस वो dt बन जाएगा साहब, ये 2dt बन जाएगा, ये तो 2 तो बाहर आ जाएगा और सिंपली dt बन जाएगा ये, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना हम तो कितना आएगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये इसको डिफरेंशिएट करने पर आएगा 2t dt, पर इसको रख दो आप, तो ये तो कितना आ गया, दिस इज 2t dt, और वो कितना है अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर है, तो हट जाएगा वो टी स्क्वायर, 2 आ जाएगा, तो आंसर इज 2t एंड t इज दिस प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं इसको। इसके बाद 8 के किसी पार्ट में डाउट हो, 8 के ए पार्ट में डाउट हो, बी में डाउट हो, सी में डाउट हो, सी जैसे सवाल है इससे बारे में बात कर रहा था कल, मैं कल सवाल दिया था ना मैंने करने के लिए, ये काफी बार आता है हमारे, 2-3 बार हमारी शीट में काम आता है ये सवाल, 2-3 बार हमारे शीट में, जैसे साइन इनवर्स ऑफ
अंडर रूट एक्स को जब हमने बाई इसको इंटीग्रेट किया था, ये हमारी शीट में सवाल है, एक्सरसाइज उनके पार्ट 1 में ही है ये। इसको इंटीग्रेट करने में इसकी आवश्यकता पड़ती है ना, तो इसको बहुत सारे तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। अंडर रूट एक्स को टी मान लो, अंडर रूट एक्स को साइन थीटा पुट कर दो, है ना, या फिर अंडर रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक बन जाएगा। 3 तरीके हैं इसको इंटीग्रेट करने के। अंडर रूट एक्स बराबर टी पुट कर दो, अंडर रूट एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दो, या अंडर रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 2-3 जगह ये इंटीग्रल काम आता है, ये खुद अपने आप में सवाल है, इसके अंदर भी ये काम आ जाता है बीच में ना। तो इसमें वही है, पुट कर दो अंडर रूट एक्स बराबर √3 और जो है वो साइन थीटा पुट कर दो। पुट अंडर रूट एक्स इजिकल टू अंडर रूट एक्स इजिकल टू √3 साइन थीटा, ये पुट कर दो आप, तो अच्छा सा बन जाएगा। ये बताना है पूरा करके, तो ऐसा आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट डी वाले में को डाउट हो निकालो, शीट निकालो। उसके बाद शीट में हम आ गए, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 4 चल रहा है, शायद पार्ट 3 भी चल रहा है। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 17 में को डाउट हो। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 17 में को डाउट हो गया। 17 ये एक ही बचा था मेरे हिसाब से इसमें। तो एक्सरसाइज 2 के पार्ट 4 मैच दो कलम ए के मैच दो कलम 1 के ए में को डाउट हो, बी में को डाउट हो, सी में को डाउट, डी में को डाउट। अब डी में या तो ए बराबर 2 रख के निकाल लो, क्योंकि हमने 0 रख के निकाल लिया, 1 रख के निकाल लिया, -1 रख के निकाल लिया, तो उसमें 2 रख के निकाल लो आप, क्योंकि बोल रखा है ए इन तीनों के अलावा जो है, अब निवेली निकाल के बताओ। तो या तो ए बराबर 2 रख के निकाल लो, या ए को ए लेके चल के निकाल लो, फिर पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको। साइन स्क्वायर आएगा, फिर साइन स्क्वायर आएगा, फिर 2 साइन साइन बी आएगा, तो 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर की जगह 2 साइन स्क्वायर लाएंगे, या फिर ए बराबर 2 रख के निकाल लो ना। बताओ कोई एक पार्ट करके हो गया। मैच द कॉलम 2 के ए में को डाउट हो, बी में को डाउट, सी में को डाउट। अब सी में दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, बस फर्स्ट कॉलम में डायग्राम बना लूंगा और 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब भी हम छोटे बड़े की बात करते हैं तो पहले इक्वलिटी की बात करते हैं ना हम, ये ऐसे देख लिया हमने। अब इसमें एक्स की जगह -x लिखो, ये चेंज नहीं होगा। इन इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वाई की जगह -y लिखो, ये चेंज नहीं होगा। इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और जब दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो फिर डायग्राम बनाने के लिए मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम बनाऊंगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स नॉन नेगेटिव होगा, वाई भी नॉन नेगेटिव होगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, एक्स नॉन नेगेटिव वाई नॉन नेगेटिव, तो ये बन गया वाई स्क्वायर इजिकल टू -4 इंटू एक्स -1। बस अब ये पैराबोला बन गया। तो y बराबर 0 तो क्या हो गया, इसका एक्सिस हो गया, और x बराबर 1 क्या हो गया, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। और ये क्लियर कट है कि x 1 से छोटा होगा। मैं डायग्राम बना रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इधर डायग्राम बनेगा, और अगर मैं x बराबर 0 लिखूंगा तो y बराबर 2 आ जाएगा, तो ये y बराबर 2 आ गया बनस। पर ऐसे डायग्राम बन गया है ना। पर इसी को इंटीग्रेट करके 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, पूरा डायग्राम बनाऊंगा तो ये ऐसा बन जाएगा ना, ये ऐसे बन जाएगा, जैसा उधर बन रहा है वैसा इधर बन जाएगा। पूरा डायग्राम ये ऐसा बनेगा, क्योंकि ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। जैसे वो लगा, सब लिखा रखे हैं इलिप्स में, मैंने पैराबोला में रूल लिखाए थे आपको, आपकी कॉपी में लिखे होंगे, देखना बोले आप, ताकि वो अब काम आ जाते हैं हमारे ना। तो इसमें बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटीग्रेट कर दूंगा मैं 0 से 1, 0 से 1 इसको इंटीग्रेट कर दो, 0 से 1, और 4 से मल्टीप्लाई करना याद रखो। और 0 से 1 इंटीग्रेट करके हम इस ब्रांच को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस ब्रांच को इंटीग्रेट, तो यहां से y निकाल लो, तो y कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ दैट इज 4 इंटू 1 -x, ये आ गया y हमारे पास। इसमें से 2 को बाहर निकाल लो और उसको इंटीग्रेट, 2 को बाहर निकलेगा ना, सही बोल रहा हूँ ना, तो 2 से 8 आ जाएगा, फिर 8 से कितना आएगा, 1/2 से 3/2 आएगा, तो 1 -x रेज़ टू पावर 3/2, 3/2 से आएगा 2/3, और -x से आएगा माइनस साइन, पर इस पे लिमिट लगा दूंगा फिर 0 to 1, तो -16/3, 1 रखने पर 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 16/3 इज द आंसर, ये आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट सी वाले में को डाउट हो, डी वाले में को डाउट हो, इसके बाद कौन सा है, कंप्रेशन नंबर 3, कंप्रेशन नंबर 3 के ए में को डाउट हो, 9 में को डाउट हो, 10 में को डाउट हो, 11 के आंसर में करेक्शन है, डी इज द करेक्ट आंसर, उसका आंसर 2 आ जाएगा ना, 11 में करेक्शन है, 2 इज द करेक्ट आंसर, डी आएगा मतलब आंसर 11 का आंसर। ये सब डायग्राम बनाते थे पहले से ऑलरेडी हम, ये एसिम्प्टोट नया नाम आ गया, बाकी हम सब ये पहले भी करते थे ना, ये सारे डायग्राम बिना एसिम्प्टोट का वर्ड यूज के भी बना सकते हैं अपन। हो गए ना तीनों। इसके बाद नेक्स्ट बस ये तो यही थे बस, है ना, तो आगे चलते हैं फिर हम। तो हम आगे थे, वो एक सवाल दिया था मैंने करने के लिए आपको ना, एक तो वो इंटीग्रल दिया था और एक वो सवाल दिया था करने के लिए ना।
तो उसमें हमें जो है वो इंटीग्रल निकालना है ना। इंटीग्रल निकालने के लिए वो हमने डायग्राम बना लिया था। डायग्राम मैंने समझा ही दिया था कैसे बनेगा वो, और वो एरिया हमने लिख दिया था ना, एंड द एरिया विल बी दैट इज 2 टाइम्स। वो 2 टाइम्स भी कर लिया था हमने, 2 टाइम्स 0 to 2a, 0 से 2a इंटीग्रेट कर दिया था उसको, और वो आ गया था x इंटू एक्स क्यूब, आ गया था x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 2a माइनस एक्स। ये ऐसा आ गया था 2a माइनस एक्स dx। और इसमें पुट कर दो अंडर रूट एक्स बराबर t। ऐसा भी कर सकते हैं अंडर रूट एक्स बराबर या x बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा, वो भी पुट कर दो, या अंडर रूट एक्स को t भी पुट कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा मैनिपुलेट करके। या ठीक है वो साइन थीटा पुट कर देते हैं, x बराबर 2a साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये पुट कर दो उसमें, बस वॉल्यूम फॉर्मूला लग जाएगा इसमें फिर ये पुट करने के बाद। तो सबसे पहले लिमिट चेंज कर लो, तो x बराबर 0 पर 0 आ गया, 2a से 1 आ जाएगा तो पाई बाई 2 आ जाएगा ना। x की जगह रख रहे हैं हम, तो ये 2a साइन स्क्वायर थीटा, फिर अंडर रूट एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2a साइन थीटा। अब dx की बारी आ गई, तो 4a साइन थीटा कॉस थीटा। ये न्यूमरेटर पूरा कवर कर लिया हमने ना, x की जगह रखा, अंडर रूट एक्स की जगह रख दिया, और dx भी निकाल लिया फटाफट हमने। अब इसमें रख रहे हैं हम, तो 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा बन गया, तो 2a तो बाहर निकाल लिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा, 0 से पाई बाई 2 में तो कॉस थीटा बन गया है। बस अब ये अंडर रूट 2a से अंडर रूट 2 हट जाएगा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा हट जाएगा। अब बाहर निकालना बाकी है अपने को ना, तो बाहर में एक तो a स्क्वायर बाहर आएगा, फिर ये 4 और 4 16, तो 16a स्क्वायर को बाहर निकाल लो। नाउ दिस इज 0 to 4a2 एंड साइन टू द पावर 4 थीटा। बस अब वॉल्यूम फॉर्मूला लगा दो उसमें ना, और आंसर निकाल लो। आंसर विल कम आउट टू बी 3 पाई a स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 3 पाई a स्क्वायर। वॉल्यूम फॉर्मूला लगाना आता ही है मैंने, तो 3 पाई a स्क्वायर लगा देंगे ना वॉल्यूम फॉर्मूला। 4 माइनस 1 4 माइनस 3, 4 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू पाई बाई 2, तो उससे आ जाएगा 3 पाई a स्क्वायर। तो उसका एरिया आ गया है ना। फिर कल मैंने एक सवाल दिया था आपको करने के लिए, तो उसमें था हमारे पास वाई स्क्वायर इजिकल टू वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इजिकल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको मैंने ऐसे लिख लिया ना, वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डिवाइड करने में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वो कभी जीरो होगा ही नहीं ना। अब इसमें देखो अगेन सिमेट्री का रूल कहां आ गया, इसमें अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स लिखूं तो चेंज नहीं होगा, इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो 50% डायग्राम बन गया। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री के मतलब मुझे सारी कोशिश इस तरफ करनी है, लेकिन इसमें वाई की जगह माइनस वाई लिखो, फिर ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट भी क्या है, तो मुझे डायग्राम सिर्फ 1/4 काम रह गया मेरा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम बनाना है मुझे, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम बन जाएगा, मेरा काम चल रहा है। अब मैं सिर्फ यही इंटरेस्टेड हूँ, पॉजिटिव एक्स पर और पॉजिटिव वाई पर इंटरेस्टेड हूँ। तो अब इसमें ध्यान से देख रहे हैं, ये तो हमने सिमेट्री का यूज कर लिया। अब इसमें देखें भाई ये नॉन नेगेटिव है, तो ये नॉन नेगेटिव होगा। इसमें ये तो नॉन नेगेटिव है, सही, ये भी नॉन नेगेटिव है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ पॉजिटिव एक्स की, तो इसका मतलब एक्स ए से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक्स ए से बड़ा हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हमें डायग्राम बनाना है 0 से ए के बीच में बस, क्योंकि हम डायग्राम बना रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हम इधर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ए के राइट में जा ही नहीं सकते, एक्स ए से बड़ा हो नहीं सकता ना। अब ध्यान से देखें, ये मुझे डायग्राम बन गया, मुझे सिर्फ यहां डायग्राम बनाना है बस, और वो भी ऊपर ऊपर बस। बस उस जैसा ऊपर बनेगा वैसा नीचे बनाऊंगा, जैसा इधर बनेगा वैसा उधर बना दूंगा। अब देखो एक्स बराबर 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0। ए पर वैल्यू क्या है, अब क्या 0 से ए के बीच में कभी ये 0 होगा, क्या 0 से ए के बीच में कभी ये 0 होगा, नहीं होगा। इसका मतलब डायग्राम ऊपर बनेगा। अब यहां से शुरू होगा, यहां जाएगा, अब कैसे भी घूम के आया, मैंने मिला दिया बस, कैसे भी आया घूम के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया। पर इसके अब जैसे इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है, डायग्राम ऐसा बन गया। अब ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो डायग्राम ऐसा बन गया, ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा बस। तो 0 to a इंटीग्रेट करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर हो गया ना। ज्यादा कुछ अपने को बिल्कुल समझ पा रहे हैं हम, ज्यादा कोई कॉन्केविटी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है अपने को ना। इनके बीच में कहीं 0 होगा नहीं। डायग्राम में फर्स्ट कॉर्नर बना रहा हूँ, वो तो वाई की एक वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी और एक नेगेटिव भी आएगी, लेकिन हम डायग्राम ऊपर बना रहे हैं, तो बस ऊपर डायग्राम बना दिया बस हमने।
बस इसको जीरो से इंटीग्रेट कर दो। तो रिक्वायर्ड एरिया इज 4 टाइम्स जीरो से ए, और वाई डी एक्स, वाई डी एक्स, वाई में भी क्या है, ऊपर वाली ब्रांच को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहां से प्लस वाई निकाल लेंगे, बस अपन प्लस वाई निकाल लेंगे, तो 4 की जगह 4 आ गया, जीरो से ए आ गया। और वाई निकालूंगा तो क्या आएगा, एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये हमारी शीट में सवाल है, इनडेफिनिट की शीट में सेम सवाल है, इट इज लिमिट लगी हुई नहीं थी बस वहां, एग्जैक्टली सेम सवाल है। एक सवाल ऐसा है, एक सवाल ऐसा भी है, 1/x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1/x+1। एक सवाल ऐसा भी है, ये आसपास ही है, ये भी हम सोल्व कर सकते हैं, वो भी हम सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करके आए हैं, मतलब हम शीटों में सवाल है, इट इज सेम सवाल है ना। अब ये बहुत सारे तरीके हैं इसके ना, ये तो एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो ताकि एक्स हट जाएगा, फिर रेशनलाइज कर दो, है ना, या फिर पहले रेशनलाइज कर दो, या पहले रेशनलाइज कर दो, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे ना। बेस्ट है एक्स स्क्वायर को टी मान लो, उसके बाद रेशनलाइज कर दो, कर लेंगे अब तो, है ना, कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को टी मान के इसको रेशनलाइज कर देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे हम, तो फिर रेशनलाइज करना आसान हो जाएगा हमारे पास, जीरो टू ए लिमिट लगा दी हमने, तो हमने सबसे पहले ये किया कि पुट एक्स स्क्वायर बराबर टी, पुट एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो जब एक्स बराबर 4 की जगह 4 है, एक्स बराबर जीरो पर टी बराबर जीरो हो गया, एक्स बराबर टी पर ए स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर को टी पुट करते कितना हो गया, 2x डी एक्स बराबर डी टी हो गया वो, तो वट इज एक्स डी एक्स, डी टी बाई टू, या इसका 2 यूज कर लो अंदर, ताकि 2x डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी हो गया, तो ये 2 बचेगा बस, है ना, क्योंकि 2x डी एक्स को मैंने डी टी लिख दिया ना, बस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी। बट अब इसको रेशनलाइज कर दो, और रेशनलाइज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, आंसर लिखाऊंगा मैं, तो कैलकुलेट आपको करना है ना, एंड द आंसर विल बी a square into pi minus 2, आंसर विल बी a square into pi minus 2, दिस विल बी द आंसर, ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको पूरा करना है घर जाके इंटीग्रेट, कुछ नहीं करना, रेशनलाइज करना है, ये तो मैंने क्लास में भी करा रखा है, आप क्लास नोट्स में भी देख सकते हैं, a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ये तो मैंने क्लास में भी करा रखा है आपको। तो ये तो सवाल हो गए, एक ही जगह वहां ए स्क्वायर है बस, है ना, कर लेंगे ना इंटीग्रेट, ये आंसर आएगा इसका, ए स्क्वायर इंटू पाई माइनस टू, दिस इज द आंसर। एक और लिखते हैं, लिखो आप, ये लास्ट सवाल कर रहे हैं वैसे हम लोग, एरिया अंडर द कर के अंदर, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द वाई एक्सिस, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द एक्स एक्सिस, bounded by this curve and the x-axis.
ये ऐसे लिख दिया इसको मैंने ना। तो दिख रहा है एक्स बराबर 0 पर अनडिफाइंड है, वर्टिकल एसिम्प्टोट आएगा। और एक्स बराबर 0 क्या हो गया, इसका वाई एक्सिस हो गया ना, ये ऐसा आ गया। तो एक तो ये एसिम्प्टोट है ना, इसके लॉन्ग प्लस इन्फिनिटी पर या माइनस इन्फिनिटी पर जाएगा, पहली बात तो ये ना। दूसरी बात ये नॉन नेगेटिव है, और वाई की जगह माइनस वाई लिखो, ये चेंज नहीं होगा। इसका इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसके अबाउट सिमेट्रिक है। डायग्राम पूरा ऊपर बनाएंगे हम, नीचे अपने आप बन जाएगा। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ये, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स लिखूंगा तो कर्व चेंज हो जाएगा। इसी दिस इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इसी के अबाउट सिमेट्रिक है ना। तो ये इसकी एसिम्प्टोट है ना, इस पे अलोंग जो है प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा या माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। डायग्राम में ऊपर बनाऊंगा। अब मैं देखता हूं कि ये नॉन नेगेटिव है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब ये तो नॉन नेगेटिव है ही सही, तो ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये पॉजिटिव होना चाहिए ना, या जीरो होना चाहिए। इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स माइनस 2a अपॉन एक्स, ये नेगेटिव होना चाहिए। तो एक्स 0 से 2a के बीच में आ गया, तो डायग्राम बनेगा 0 से 2a के बीच में। अगेन 2a पर वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। 2a के आगे डायग्राम बन नहीं सकता, इसके इधर आगे बन नहीं सकता, यही बनेगा। 0 पर कहां जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पर। अगर हम देखें 0 प्लस देखें, तो 0 प्लस पर ये पॉजिटिव आएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा 0 प्लस, तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा प्लस। अब डायग्राम में डायरेक्ट यूं भी बना दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे ना, क्योंकि इसके बीच में कहीं 0 होगा नहीं, या इन्फिनिटी इसके बाद डायग्राम बनाना नहीं है। मैं डायग्राम बना रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो डायग्राम यूं भी बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। डायग्राम वैसे यूं बनता है, ऐसे ऐसे बन जाता है अच्छा डायग्राम। लेकिन अगर मैं यूं भी बना दूं तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे एरिया पे कहीं फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैथमेटिकली मैं एरिया निकाल रहा हूँ, डायग्राम से एरिया नहीं निकाल रहा मैं ना। तो सिंपली अगर मैं यूं भी बना देता और नीचे यूं भी कर देता तो कोई दिक्कत नहीं थी मुझे ना। ठीक है ना, बस मुझे एरिया निकालना है, तो ये वाला एरिया निकाल के डबल कर दूंगा बस मैं। ये एरिया निकाल के, समझ पा रहे हैं ना, ये ऐसे निकाल लिया हमने। बस ये एरिया निकालना, तो रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स, एंड दिस इज इंटीग्रल 0 से लेकर 2a और y dx, दिस इज y इंटू डी एक्स। तो 2 तो 2 लिखा हुआ है, 0 से 2a, 0 से 2a रहेगा। y निकालूंगा अगर मैं यहां से, तो कितना आएगा, 2a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये ऐसा आ जाएगा, है ना। वो y निकाल लिया हमने, ऊपर वाली ब्रांच को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो प्लस साइन कंसिडर कर लिया बस हमने। पर इसमें 2a को तो बाहर निकाल लेंगे। अब देखो नीचे अंडर रूट एक्स हमारे पास है, तो ऊपर जो एक्स लिखा हुआ है ना उसको भी अंडर रूट एक्स कर दो, या तो वही पुट कर दो एक्स बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा, या तो ऐसा कर दो एक्स बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा, या इसको बाहर निकाल लो। तो बाहर निकल के कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा ये, और 0 से 2a, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो सिंस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नीचे अवेलेबल है, तो यहां पुट कर दो, या तो ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बराबर टी, ऐसे पुट कर दो ना, या ऐसा भी कर सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा, उससे भी आ जाएगा ना। तो बस इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे बस अपन। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 0 से 4a की जगह 4a आएगा, एक्स बराबर 0 पर टी बराबर 0, ये अंडर रूट 2a आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड डी एक्स बराबर डी टी, ये से डी टी आ जाएगा। तो कितना आ गया, दिस इज 2 dt, तो दिस इज 2 dt, ये अंडर रूट एक्स डी एक्स से 2 dt आ गया, और ये कितना बनेगा, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस टी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने को ना, ए स्क्वायर का मतलब 2a है हमारे पास है ना, तो फॉर्मूला जानते हैं, बस इसको इंटीग्रेट कर लो और इंटीग्रेट करके निकाल लो। तो बाहर आ गया 8 है, इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दो, t/2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए इज अंडर रूट 2a, एंड दिस इज 0 से लेकर 2a, अंडर रूट 2a लिमिट लगा देंगे, हो गया ना इंटीग्रेट। तो 0 रखूंगा या ये रखूंगा तो भी तो 0 आ जाएगा, बस अब यहाँ वो किसी का रखना अंडर रूट 2a, तो π/2 आ जाएगा, π/2 से a π/2 आ जाएगा मतलब, है ना। तो आंसर विल बी कितना आ रहा है, 4π a स्क्वायर, 4π a स्क्वायर इज द आंसर, 4π a स्क्वायर इज द आंसर। बस इससे निकाल लेंगे, ये आंसर आ जाएगा इसका। ये घर से कर लाना, लिखो आप एक सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ द लूप, फाइंड द एरिया ऑफ द लूप फॉर्म्ड बाय
Find the area of the loop formed by x square is equal to y square into 1 minus y. Find the area of the loop. एक loop बनेगा इससे, उस loop का area निकालना है हमें. Find the area of the loop formed by this x square is equal to a square into 1 minus y. ठीक है ना, ये सवाल करके लाना है अपने को ना, और इसको करके लाके फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसको. मैं इसका आंसर लिखा दूंगा और फिर सवाल खत्म हो जाएगा. ऐसे निकाल सकते हैं इसको. ये एक सवाल लिखे है ना, बस ये लास्ट सवाल है. फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1 से लेकर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 1/3 dx. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. ये वैल्यू निकालनी. क्यूब है x माइनस 1 का होल क्यूब अंडर रूट के अंदर. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आ भी सकता है एग्जाम के अंदर. कल जाते जाते एक कंसेप्ट सिखाया था मैंने आपको ना, वो कंसेप्ट काम आएगा इसमें. कल मैंने लिखवाया था आपको कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स. ये जो वैल्यू आती है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू बी इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए. कल मैंने विजुलाइज भी कराया था आपको, है ना, दिखाया था ना कल. ये मैंने कहा था मैथमेटिकली निकाल के भी लाना है इसको आप. हालांकि ज्योमेट्रिकली समझ लिया था हमने, यानी एफ एक्स का मैं एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालूं, एफ एक्स का एक्स एक्सिस के साथ, और एफ इनवर्स का वाई के साथ निकालूं बराबर है, या एफ इनवर्स का एक्स के साथ निकालूं तो एफ का वाई के साथ निकाल लो, वो एरिया बराबर आता है. ये देखा था हमने, है ना, वो बराबर आता है, उसी का यूज किया था हमने. समझ रहे हैं आप, ये दिखाने के लिए. तो बी इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए आ गया था ना. अब ये ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा, ये हमें महसूस करना पड़ेगा कि भाई ये एफ एक्स है और ये एफ इनवर्स एक्स है, ये ए टू बी है, वो एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी. अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करूं कि एफ एक्स, क्योंकि अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा, इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इनवर्स निकालने के लिए हम वाई करते हैं, वाई मानते हैं, तो उसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो वाई स्क्वायर आएगा, फिर इंटरचेंज करूंगा तो वाई स्क्वायर माइनस 1 आएगा, यानी ये एफ एक्स है और ये उसका इनवर्स बनेगा कहीं ना. पता नहीं वो बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन वो एफर्ट है मेरे पास, है ना भाई. या तो मैं कोई इंटीग्रेट करके कोई तरीका निकाल ही लूंगा जिससे मैं इंटीग्रेट कर ही लूंगा, लेकिन जिसे वो क्यूब दिखा ना, अगर एक क्वाड्रेटिक होता तो हो सकता है हम सोचते नहीं इसके बारे में. मेरे बात समझ रहे ना, क्वाड्रेटिक होता तो सोचते ही नहीं, क्योंकि क्यूबिक तो लगाए दिक्कत आएगी तो कैसे करेंगे. फिर हमने सोचा कुछ ना कुछ होगा, ये फॉर्मूला दिमाग में आया हमारे ना. तो उसमें देख रहे हैं हमने मान लिया लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब. डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं आप 1 से 3 के अंदर, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, 1 फंक्शन होगा मतलब हमारे पास, है ना. अब इसका इनवर्स निकालता हूं मैं, तो इनवर्स निकालने के लिए मैंने वाई स्क्वायर लिख दिया,
1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये आएगा हमारे पास एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से आ गया एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 1/3। therefore x is equal to y square minus 1 to the power 1/3 plus 1. This is g of y। और ये इनवर्स बन गया इसका ना। ऐसे तो निकालते हैं इनवर्स, ये हम रेंज में सीख लेते हैं। ये काम हम रेंज पढ़ते हैं ना तभी सीख लेते हैं काम है ना। रेंज निकालने का ये भी एक तरीका होता है कि एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सप्रेस कर दो। बस वहां नया काम ये सीखते हैं कि जब रेंज निकालते हैं तो कभी यहाँ प्लस माइनस साइन भी आ जाता है, तो उसको अपन ध्यान नहीं देते। लेकिन जब इनवर्स फंक्शन होता है तो डिसाइड करते हैं कि प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा। बस ये फर्क होता है ना, बाकी अदरवाइज ये रेंज के वक्त ही सीख चुके होते हैं अपन इनवर्स फंक्शन निकालना। अब ये तो वाई में लिखा हुआ है, तो देयरफॉर एफ इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह एक्स रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 1/3 प्लस 1। मुझे प्लस 1 चाहिए, ये पूरा लिखा हुआ होगा तब मुझे इनवर्स मिलेगा, वो तब मुझे इनवर्स मिलेगा। अब इसमें देखते हैं ध्यान से हम, ये ए टू बी होना चाहिए ना, तो ये ए टू बी हो गया ना, तो ये तो हो गया ए टू बी। दिस आई इज इक्वल टू जो भी है ए टू बी और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब dx। ये तो ए टू बी हो गया, ये लिख लेता हूं ए टू बी ना। अब ये एफ एक्स है हमारे पास, तो व्हाट इज एफ ऑफ 1, व्हाट इज एफ ऑफ 1? भाई आपको लगेगा दोनों में लिमिट सेम है, आपने तो वहां एक में ए टू बी लिखाई थी और एक में एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी। तो अगर ये 1 है, व्हाट इज एफ ऑफ 1? 1। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं प्लस dx लिख दिया प्लस एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ ए हो गया ना। व्हाट इज एफ ऑफ बी? एफ ऑफ बी इज अगेन 3, तो ये एफ ऑफ बी हो गया ना। अब एफ इनवर्स एक्स चाहिए, तो व्हाट इज एफ इनवर्स एक्स? एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 1/3 प्लस 1। लेकिन ये तो एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास 1, तो इंटीग्रेट तो मुझे यही करना है ना, मैं माइनस कर दूंगा इसमें ना, इसे माइनस साइन लगा दूंगा, ये -1 dx आगे समझ में। तो वही बस अभी क्रिएट कर लो उसको। तो ये ऐसा आ गया ए टू बी, ये ऐसा आ गया 1 2 3 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब dx प्लस dx प्लस ये हो गया एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 1/3 प्लस 1 dx और माइनस 1 से लेकर 3 और dx। बस ये हो गया ना। अब ये तो हम जानते ही निकालना, दिस इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। दिस इज बी इंटू एफ ऑफ बी। व्हाट इज बी? बी इंटू एफ ऑफ बी। व्हाट इज एफ ऑफ बी? 3 माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए 1, और वो कितना आ रहा है? 3 माइनस 1। दिस इज द आंसर। तो 9 माइनस 1 माइनस 2 6 इज द आंसर। ये 6 आ जाएगा। अभी 2025 में ये अभी आया था रिसेंटली सवाल, इस तरह का सवाल। कुछ नहीं करना होता है सब, फटाफट बस ये विजुअलाइजेशन है इसमें। अगर ये पता नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी इंटीग्रेट करने में, हो सकता है हम इंटीग्रेट ही नहीं कर पाए। तो फटाफट ये कंसेप्ट लगा दिया और कैलकुलेट करके निकाल लिया। ठीक है ना, ऐसे निकाला जा सकता है इसको। ये एक सवाल और लिख लो आप, ये घर से करके लाना। मतलब वो दिल मांगता नहीं है ना, जो लिखा हुआ होता है लगता है सब करा लो, तो दिल है कि मानता नहीं है। सुना होगा ना आपने, पिक्चर का नाम है, नहीं सुना कभी? म्यूजिकल फिल्म थी ये, इसके गाने बड़ा सुपर हिट थे। तो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, सवाल लिखे हैं आप तो है ना, एक कोई बात नहीं, गाने वाने अच्छे बच्चे हो आप तो ना, पता नहीं है आपको पिक्चर का नाम था। तो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1, then find the area bounded by, if fx is equal to x cube plus 3x plus 1, then find the area bounded by the curve y is equal to f inverse x, y is equal to f inverse x, comma x is equal to -3, comma x is equal to 5, and I shall find the area bounded by y is equal to f inverse x and the x-axis, you लिख दो आप, and the x-axis and the x-axis and the x-axis and the x-axis from x is equal to -3 to x is equal to 5। अटेम्प्ट जरूर करना है इसको, मस्त है, मतलब मान के चले यहाँ पे ना। हमें एफ एक्स दे रखा है लेकिन हमें एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय y is equal to f inverse x and the x-axis from x is equal to -3
तो x इज इक्वल टू 5। ये एरिया निकाल के लाना है अपने को ना, ठीक है ना। तो ये खत्म हो गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व, ये सब खत्म हो गए हमारे ना। अब नेक्स्ट सेट पर आते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन। काफी आसान है, इंटीग्रेशन का रोल है इसमें भी ना। डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई। फिर इसमें एसएसएम वगैरह में भी काम आती है थोड़ी बहुत शायद, ये एसएसएम के चैप्टर के अंदर थोड़ा काम आता है। तो इसमें इंटीग्रेशन का रोल है, कुछ स्टेप्स है नो डाउट, कुछ नई बातें आएंगी, लेकिन जो मेजर रोल है वो इंटीग्रेशन का है। तो इसलिए इंडेफिनिट अगर आता है तो इसलिए उसको कमांड से मत छोड़ो आप, इंडेफिनिट से उसको कमांड से नहीं छोड़ना चाहिए, उसके एलिमेंट्री सारे फॉर्मूले मुझे आने चाहिए ना, सारे फॉर्मूले उसको एक कागज में लिखने हैं, कुछ नहीं करना अपने को, एक कागज में लिख के फॉर्मूला याद करना है ना, ताकि फॉर्मूला बेस्ड सवाल आए, क्योंकि इसमें ज्यादातर ये जरूरत पड़ेगी, सिंपल सिंपल सवालों की इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। कई बार डेंजरस भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं इंटीग्रल, और सवाल हर साल आता है इसका, जे मेन हो चाहे जे एडवांस हो, मतलब ये ऐसा टॉपिक है अगर हम सीखेंगे इंटरेस्ट लेंगे तो इसका सवाल हो जाता है। पीएनसी का बहुत टफ आ गया तो दिक्कत आएगी ना, प्रोबेबिलिटी का बहुत टफ आ गया तो दिक्कत आएगी नहीं, सीक्वेंस का बहुत टफ आ गया तो दिक्कत आती है ना, दिक्कत सभी में आती है। मैट्रिक्स का बहुत टफ आ गया तो भी दिक्कत आएगी, एओडी का बहुत टफ आ गया तो दिक्कत आती है, लेकिन ये ऐसा सवाल है जिसको अगर समझ लिया जाए, थोड़ा सा भी अपन ध्यान दें, तो ये सवाल हो जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ना, इसको आसान टॉपिक की कैटेगरी में काउंट किया जाता है ना। तो इसमें पहले हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन समझते हैं, कुछ वेरिएबल होंगे, एक एक्सप्रेशन होगा, उसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब इसमें डेरिवेटिव होंगे हमारे पास, और अगर डेरिवेटिव है तो कहीं ना कहीं किसी एक वेरिएबल को मैं दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना। तो हम जनरली जिस फंक्शन की बात करते हैं वो फंक्शन ऐसे लिखे हुए होते हैं ना, ये फंक्शन में भी मैंने बताया था आपको कि अगर मैं y को इन टर्म्स ऑफ x लिख रहा हूं तो x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये फंक्शन में भी देखा था हमने, y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी फंक्शन को जैसे मैं लिखता हूं y बराबर x+1, तो यहाँ y को इन टर्म्स ऑफ x लिख रखा है तो x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, लेकिन इसी रिलेशन को अगर मैं यूं लिख दूं x इज इक्वल टू y-1, तो y इंडिपेंडेंट हो जाएगा, x डिपेंडेंट हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब उसमें डेरिवेटिव होना जरूरी है, डेरिवेटिव इस इक्वेशन को थोड़ी बोलूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन में y इज इक्वल टू x+1, इसको कैसे बोलूंगा, सिंपल इक्वेशन, दिस इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें डेरिवेटिव है ही नहीं है ना। तो डिफरेंशियल में मतलब डेरिवेटिव होगा ही होगा, और वो किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रखा होगा हमने। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या होगी ना। तो इट इज एन इक्वेशन it is an equation which involves it is an equation which involves independent and dependent variables, which involves independent and dependent variables, independent and dependent variables, and must involve derivatives of dependent variable, must involve derivatives of dependent variables. It is an equation which involves independent and dependent variables and must involve derivatives of dependent variable. जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, इंडिपेंडेंट भी हो, और उनके डेरिवेटिव हो, मस्ट है, वो डेरिवेटिव होना मस्ट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी अगर बात करें तो dy बाई डी एक्स बराबर x, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई ना, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y भी है। अब जैसे अपन dy बाई डी एक्स लिखते हैं ना, तो जो ऊपर होता है ना वो डिपेंडेंट होता है ना, मैं जो भी लिखूंगा, जैसे मान लो अगर कभी मैं लिख रहा हूँ dx बाई dy, तो इसमें अपन x को बोलते हैं डिपेंडेंट और y को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। अगर मैं dy बाई डी एक्स लिख रहा हूं तो जो ऊपर है जिसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं वो इंडिपेंडेंट है, और जो ऊपर लिखा होता है वो डिपेंडेंट होता है ना। dy बाई डी एक्स निकालने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं y मेरे पास इन टर्म्स ऑफ x है, इसलिए मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं x मेरे पास इन टर्म्स ऑफ y है।
तो जो ऊपर लिखा होता है उसको डिपेंडेंट बोलते हैं, नीचे लिखा होता है उसको अपन इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो ये दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा भी लिख सकता हूं मैं d2y/dx², ये भी हमारे पास डेरिवेटिव है, प्लस y इंटू dy/dx एंड इज इक्वल टू 2x+1। दिस इज अगेन a डिफरेंशियल इक्वेशन। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो, दैट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया ना? ये समझते हैं थोड़ा बहुत अपन, एसएसएम वगैरह में आता है थोड़ा यूज, थोड़ा बहुत बहुत एलिमेंट्री यूज होता है, लेकिन कहीं ना कहीं काम आती है डिफरेंशियल इक्वेशन वहां पर आपके। क्या तो हो सकता है सोल्यूशन याद रख लेते हैं उसका आप उस वक्त वहां पर, भाई इसका सोल्यूशन ही होता है, वो याद रख लो आप, अदरवाइज हम निकालना सीखेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, there are two types of differential equations. There are two types of differential equation. First is ordinary differential equation. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यही हमारे सिलेबस में है, यही हमारे काम की है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यही हमारे काम की है, यही हमारे सिलेबस में है, मतलब है ना। तो लिखिए अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या हो तो मालूम पड़ गई, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और डेरिवेटिव्स होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के ना। अब उनमें से पहचान रहे हैं भाई किसको हम ऑर्डिनरी बोलेंगे ना। अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स with respect to a single independent variable. A differential equation containing derivatives with respect to a single independent variable is called an ordinary differential equation. Is called an ordinary differential equation. मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है एक से अधिक हो, लेकिन जो डेरिवेटिव होंगे वो विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इनडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए ना। डिपेंडेंट हो सकता है एक से अधिक हो, लेकिन जो डेरिवेटिव होंगे वो विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जितनी भी मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? एक्स। ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर रखा हो, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कर रहा हो। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना अपन, उसको इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, और जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो डिपेंडेंट है हमारे पास। तो यहां भी अगेन दिस इज इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव with respect to a single independent variable, and again this is also containing derivatives with respect to a single therefore these two are the examples of ordinary differential equation. हम ऐसा भी लिख सकते हैं चाहे तो dy by dx plus du by dx is equal to 2x, ऐसा भी लिख सकते। ये भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, भले इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, एक y भी है और एक u भी है, लेकिन बट वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो भले डिपेंडेंट दो हैं इसमें ना, मेरे पास समझ रहे ना, यहाँ y डिपेंडेंट है और यहाँ u डिपेंडेंट है, तो इनको बोलते हैं अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यही हमारे सिलेबस में है, यही हमें सोल्व करके दिखाना है इनको ना। सेकंड वैरायटी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारे सिलेबस में नहीं, ये वहां जाके पढ़ेंगे आप है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स, it is a differential equation containing derivatives with respect to two or more independent variables. It is a differential equation containing derivatives with respect to two or more independent variables. एक से अधिक भी बोल सकते हैं, एक से अधिक का मतलब हो गया दो या दो से अधिक। It is a differential equation containing derivatives with respect to two or more independent variables. उसको बोलते हैं अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने y को with respect to x डिफरेंशिएट कर रखा है, we are differentiating y with respect to x and we are again differentiating this y तो यूज कर लिया ना मैंने। हाँ तो कुछ जनरली अपन वेरिएबल ही लेते, मान लो कोई वेरिएबल मैंने मान लिया z, तो z को मैं विद रिस्पेक्ट टू x भी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और z को मैं विद रिस्पेक्ट टू y भी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो दिस इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
मतलब डिपेंडेंट तो हमारे पास ये हो गया, लेकिन इंडिपेंडेंट दो हो गए। इंडिपेंडेंट दो का मतलब कई बार क्योंकि ऐसा होता है कि कोई फंक्शन एक्स पर भी डिपेंड कर रहा हो, जैसे लिखते हैं ना अपन जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई, जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई, इस तरह का एक्सप्रेशन हो गया। मतलब जेड एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में क्या है, हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर लो, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कर लो। अब जेड डिपेंड कर रहा है एक्स वाई दोनों पर, तो एक्स वाई तो होगा इंडिपेंडेंट और जेड क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया ना। तो इसलिए हम दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर independent variables, therefore this is partial differential equation। ये अपने सिलेबस में नहीं है ना, ये वहां फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में जाके पढ़ोगे आप वहां। तो अब आते हैं बना के, तो ये डेफिनेशन थी हमारे पास है ना, और टाइप देखा हमने। नाउ वी कम टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ वी कम टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें लिखे है ना, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा वो देख रहे हैं अपन। तो लिखे इट इज डिटरमाइंड बाय द, इट इज डिटरमाइंड बाय द it is determined by the order of the highest derivative, it is determined by the order of the highest derivative। लिखते वक्त सोचा भी करो क्या लिखा रहे हैं ना, मतलब ज्यादा अपने नाम तो नहीं करा रहा मैं, ये दिमाग लगाते रहना चाहिए ना। क्या लिखवा रहा है सामने वाला, ये भी थोड़ा दिमाग चलता रहना चाहिए अपने को। इट इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज डिटरमाइंड बाय द order of the highest derivative present in the given differential equation, it is determined by the order of the highest derivative present in the given differential equation। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है dy by dx is equal to sin x plus cos x, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे इसका ऑर्डर निकालना है। तो इसमें डेरिवेटिव के नाम पे बस ये लिखा हुआ है जो भी है, मैंने डिफरेंशियल इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव तो यहाँ यही है, यहाँ तो का डेरिवेटिव है नहीं, अब इसका ऑर्डर क्या है, यही हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, वन। समझते हैं ना भाई, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव, इसका ऑर्डर क्या है, वन। तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज वन। ऐसे लिखा होगा कहीं हमारे पास d3y by dx क्यूब, d3y by dx क्यूब प्लस 2 इंटू d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx प्लस y इज इक्वल टू x प्लस वन। मान लो ऐसा लिखा हुआ है हमारे पास है ना, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव हमारे पास है। व्हाट इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट कौन सा, हाईएस्ट वाला है। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, तो द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3, इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर निकालना बड़ा आसान है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना, डेफिनेशन में क्लियर हो गया मतलब वो। इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, बट डेरिवेटिव बहुत सारे हैं, ये भी डेरिवेटिव है, ये हाईएस्ट ऑर्डर का ये है, दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसका जो ऑर्डर है वो 3 है, therefore the order of this differential equation is 3। now we come to degree of differential equation, degree of differential equation, degree of differential equation। it is determined by the highest exponent, it is determined by the highest exponent। अब एक्सपोनेंट बोले, पावर बोले या इंडेक्स बोले, वो एक ही बात होती है ना, हाईएस्ट के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे अपने ना। इट इज डिटरमाइंड बाय द हाईएस्ट एक्सपोनेंट बोले या हाईएस्ट पावर बोले या हाईएस्ट इंडेक्स बोले, वो एक ही बात। इट इज डिटरमाइंड बाय द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द, इट इज डिटरमाइंड बाय द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in the given differential equation, it is determined by the highest exponent of the highest order derivative present in the given differential equation। provided ये लिखो, provided the given differential equation, provided the given differential equation
must be free from radicals and fractions, provided the given differential equation must be free from radicals and fractions so far as the derivatives are concerned. So far as the derivatives are concerned, provided the given differential equation must be free from radicals and fractions so far as the derivatives are concerned. और इसको सिंपल भाषा में अगर बोले, रेडिकल का मतलब जैसे स्क्वायर रूट, मतलब हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो बात कर रहे हैं ना, हम उसकी अगर डिग्री निकालना चाह रहे हैं तो बेसिकली कहीं ना कहीं हम डेरिवेटिव की डिग्री की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो वो हम बोल रहे हैं कि उसकी डिग्री निकालने के पहले हम ये कोशिश करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स के रेस्पेक्ट में रेडिकल साइन से फ्री हो, मतलब डेरिवेटिव पे कहीं पावर 1/2, कहीं पावर 1/3 या 1/4 इस तरह की पावर लगी हुई नहीं हो, और वो फ्रैक्शंस में भी नहीं आ रहे हो, जैसे 1/dy/dx आ रहा हो, 1/d2/dx आ रहा हो। इसलिए बोल रहे हैं प्रोवाइडेड द डिफरेंशियल इक्वेशन must be free from radicals and the fractions so far as the derivatives are concerned. या इसको भी लिख सकते हैं or simply we can say that the given differential equation, or simply we can say that the given differential equation must be in polynomial form. The given differential equation must be in polynomial form so far as the derivatives are concerned. So far as the derivatives are concerned, the given differential equation must be in polynomial form so far as the derivatives are concerned. मतलब इसका मतलब ये है कि हम जिसे मैंने क्या बोला कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए ना। और अगर मैं किसी एक्सप्रेशन को बोल रहा हूं कि वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, जैसे ये एक्स में पॉलिनोमियल है, तो उसकी विशेषता क्या होगी? अगर कोई एक्सप्रेशन एक्स के अंदर दिस इज पॉलिनोमियल इन एक्स ऐसा कहीं लिखा हुआ हो, तो हम कैसे पहचानेंगे कि अगर वो पॉलिनोमियल इन एक्स है तो उसमें जहां भी एक्स आ रहा है उस एक्स की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए ना, तभी जाके मैं बोलूंगा कि वो एक्स में पॉलिनोमियल। अगर मैं वाई में पॉलिनोमियल बोलूंगा तो वाई जहां भी होगा वाई में आपकी पावर होल नंबर आनी चाहिए ना, तभी जाके बोलूंगा ये वाई में पॉलिनोमियल। हम ये बोल रहे हैं हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें उसकी डिग्री निकालने के पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि दैट डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी इन द पॉलिनोमियल फॉर्म सो फार एज द डेरिवेटिव्स आर कंसर्न। मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स के रेस्पेक्ट में पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखी हुई हो, मतलब उसमें जहां भी डेरिवेटिव आ रहे हैं उन किसी भी ऑर्डर के आ रहे हो, उन डेरिवेटिव की जो पावर है वो होल नंबर होना जरूरी है। पहले मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा, उसके बाद मैं डिग्री निकालने के बारे में सोचूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स के रेस्पेक्ट में पॉलिनोमियल फॉर्म में नजर आनी चाहिए, मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां भी डेरिवेटिव आ रहे हैं, जिस भी ऑर्डर के आ रहे हैं, उनकी पावर होल नंबर नजर आनी चाहिए मुझे। अगर ऐसा है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री निकालने के लिए तैयार है। अगर ऐसा नहीं है तो पहले मैं ये कोशिश करूंगा कि वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को रीराइट करना पड़ेगा, पहले मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा उसको। पहले मैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से लिखूंगा कि उसमें जहां भी डेरिवेटिव नजर आए उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। और आंसर आ रहा है यस कि हाँ भाई सारे डेरिवेटिव की पावर होल नंबर है, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है अपने को। मैं अब सवाल कराता हूं आपको, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द following differential equations. Find the order and degree of the following differential equations. Find the order and degree of the following differential equations. First example करते हैं अपन, d2y/dx square plus dy/dx is equal to e raised to power x plus 2. इसका मुझे ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालनी है। तो ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द ऑर्डर? इट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर का मतलब क्या है? इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। और पहले मैं ऑर्डर निकाल रहा हूं, तो व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर इज 2। तो ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब डिग्री निकाल रहा हूं, तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां भी डेरिवेटिव है चाहे वो किसी भी ऑर्डर के हों
क्या उनकी पावर होल नंबर है? क्या इसकी पावर होल नंबर है? क्या इसकी पावर होल नंबर? मैं नहीं बोल रहा कि 1 होगी पावर। होल नंबर का मतलब 0, 1 2 3 4 5। डेरिवेटिव के जहां भी डेरिवेटिव नजर आ रहे हैं उस इक्वेशन में, जहां भी डेरिवेटिव दिख रहे हैं, किसी भी ऑर्डर का दिख रहा हो, उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए ना। अगर ऐसा नहीं है तो मैं पहले कोशिश करूंगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में पॉलिनोमियल फॉर्म में आए। लगेगा यस आ गई तो फिर मैं डिग्री निकालने के बारे में सोचूंगा ना। तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखी हुई है डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में ना। अब हम निकाल रहे हैं डेफिनेशन है, इट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इनमें से कौन सा डेरिवेटिव ऑर्डर का? ये ज्यादा, दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसकी एक्सपोनेंट क्या है? व्हाट इज द पावर ऑफ दिस? 1, तो डिग्री इज 1। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अब इसका एक्सपोनेंट क्या है? 1। इस पे पावर क्या है? 1 है, तो इसका डिग्री 1 आ गया ना। हालांकि हाईएस्ट बड़ा क्लियर नहीं हुआ इसमें भी है ना भाई। आपने हाईएस्ट कौन लिखा है वो समझ में नहीं आया। आपने लिखा है ना इट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो हाईएस्ट वर्ड समझ में नहीं आया। ये बात तो समझ में आ गया भाई, हाईएस्ट ऑर्डर का है, इसका एक्सपोनेंट कितना है? 1 है। हाईएस्ट क्यों लिखा है फिर आपने, वो भी समझ में आएगा आपके ना। वो इस एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया लेकिन अभी समझ में आएगा। क्लियर हो गया? डिग्री इज 1। डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखी हुई है, जहां भी डेरिवेटिव आ रहे हैं उन सबकी पावर होल नंबर है। ये डिग्री निकालने लायक है। अब मैं डिग्री निकालने के लिए हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखूंगा और उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट देख लूंगा, वो 1 आ रहा है। therefore डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। मान लो मैं ये निकालना चाहूं d3y/dx3, दिस इज d3y/dx3 प्लस 2 इंटू d2y/dx² होल स्क्वायर एंड प्लस y बराबर 0। इसका ऑर्डर निकालना है, डिग्री निकालनी है। तो ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑर्डर का मतलब इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है उसका ऑर्डर देख लो ना। तो व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर इज 3। अब क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, जहां भी डेरिवेटिव आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्डर के आ रहे हो, कितनी बार बोल रहा हूं मैं एक ही बात आपको समझाने के लिए ना, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, क्या उनकी पावर सबकी होल नंबर है? यस। इसका मतलब ये डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ है ना। अब हम देख रहे हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है भाई, इसका तो ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है। अब इसकी पावर क्या है? 1, तो डिग्री इज 1 अगेन। अगेन हाईएस्ट वर्ड अभी भी यहाँ क्लियर नहीं हुआ, इस एग्जाम्पल में भी हाईएस्ट वर्ड क्लियर नहीं हुआ कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट आपने क्यों लिखा है ना, वो समझ में आएगा भी, ऐसी बात नहीं है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 1/dy/dx। वही सेम सवाल है, ऑर्डर एंड डिग्री निकालो। वो तो डेफिनेशन पकड़ के रखनी पड़ती है अपने को ना, मैं उसको बड़ी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको ना। ऑर्डर निकालने के लिए इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर निकालना आसान है, डिग्री में थोड़ा सोचना पड़ता है अपने को ना। हो गया? तो क्या ये इक्वेशन डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहां dy/dx की पावर कितनी है? 1, वो होल नंबर। व्हाट इज पावर ऑफ dy/dx? दैट इज नॉट होल नंबर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, मतलब मैं इसकी भी डिग्री नहीं निकाल सकता। तो मैं इसको रीराइट करूंगा और ऐसा लिखूंगा कि इसमें जहां भी डेरिवेटिव आएगा, चाहे किसी भी ऑर्डर का आए, उसकी पावर क्या आनी चाहिए? होल नंबर। यहां अभी डेरिवेटिव की पावर -1 दिख रही है ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y इंटू dy/dx n इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? 1। ऑर्डर इज अगेन 1। ऑर्डर हमारे पास 1 है। अब इसकी डिग्री निकालेंगे, तो ऑर्डर इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? अब यहाँ ऑर्डर तो इसका भी 1 है, ऑर्डर इसका भी 1 है, बट व्हाट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट? तो वो हाईएस्ट वर्ड आप समझ में आया हमारे, हाईएस्ट क्यों लिखा है आपने ना। तो डिग्री इज इक्वल टू, क्लियर हो गया वो? तो ऐसे नहीं। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां भी dy/dx है वहां पावर होल नंबर है, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब डिग्री निकालने के लिए तैयार है। वरना पहले यहाँ डिग्री निकालने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, पहले हम ये कोशिश करेंगे और एक बार लगेगा भाई सारी पावर होल नंबर है, देन ओनली वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं हम।
डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 2/3 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2। इसका डिग्री निकालना है अपने, ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है अपना, हेडिंग डाल रखा है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब वो जो बात बोल रहे हैं ना बार बार, उसको अपने मन में बोलना है आपको ना, वो आपको समझाने के लिए बोलता हूं मैं बार बार, उसको आपको कैजुअल वे में नहीं लेना चाहिए कि भाई बोल रहे हैं इनकी आदत है बार बार बोल रहे हैं, तो उसको एक बार में पकड़ लेना चाहिए आपको ना, भाई ये कहा है समझाया है मैंने, बस उसको पकड़ लूंगा मैं, पूरा उसको फॉलो करूंगा, मन में बोलूंगा कि भाई ऐसा है क्या, उसके बाद निकालने की कोशिश करूंगा। तो ऑर्डर तो क्लियर कर दिख रहा है 2 है, ऑर्डर इज 2, ऑर्डर में कोई डाउट नहीं है अपने को ना, डिग्री की बात कर रहे हैं ना। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां भी डेरिवेटिव आ रहे हैं क्या उनकी पावर होल नंबर है? नहीं है, तो मुझे बनाना पड़ेगा इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस करना पड़ेगा। जैसे अभी इसके पहले वाला सवाल था ना, वहां हमने फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस किया उसको, यहां हम फ्री फ्रॉम रेडिकल्स करेंगे ना, तो उसके लिए क्या करें, क्यूब कर दें दोनों तरफ, दोनों तरफ मैंने क्यूब कर दिया, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्यूब करने पर कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, ये ऐसा आ जाएगा। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड कर भी दूंगा ना, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स पर जो भी पावर आएगी वो होल नंबर आएगी, यहां भी जो पावर आएगी वो होल नंबर आएगी। तो अब ये डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ है ना, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 एंड ऑर्डर इज 2। भाई हाईएस्ट ऑर्डर हो गया, उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो गया, तो वो 2 आ गया ना, तो ऑर्डर इज ऑर्डर इज ऑर्डर इज 2 एंड द डिग्री इज 2। अब इसमें बस ये एक बात हमारे दिमाग में आ सकती है, भाई आपने पावर 3 लगाई है, 6 लगा दो। आप ये तो कह रहे हो भाई डेरिवेटिव की पावर होल नंबर आनी चाहिए, पावर 6 लगा दो दोनों तरफ, दोनों तरफ पावर होल पावर 6 लगा दो, होल पावर 6 लगाने से यहाँ पावर 4 आ जाएगी और वहां 6 आ जाएगा ना, फिर उसमें डिग्री 6 हो जाएगी, डिग्री फिर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करते अपन, हम बेसिक मिनिमम पावर का यूज करते हैं, हम बेसिक मिनिमम पावर लगाते हैं जिससे कि रेडिकल साइन रिमूव हो जाए, एंड दैट बेसिक मिनिमम वैल्यू इज 3, तो उससे 3 का इस्तेमाल करेंगे, 6 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर 9 का भी कर लो इस्तेमाल, फिर 12 का भी कर लो। तो बेसिक मिनिमम वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो रेडिकल साइन रिमूव हो जाए ना, बेसिक मिनिमम पावर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए क्यूब का इस्तेमाल किया हमने ना, और क्यूब का इस्तेमाल करते ही ऑर्डर 2 आ गया और डिग्री भी 2 आ गई। क्लियर है, वो क्लियर है, मतलब मेरे हिसाब से हो सकता है अभी 6 कर दें, तो वो हमें नहीं करना होता उसमें ना। नेक्स्ट देखें y इज इक्वल टू दिस y इज इक्वल टू, या ऐसा लिख सकते हैं ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 6 होल पावर 1/4। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी डिग्री निकालने लायक नहीं है ना, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स की जो पावर आएगी वो होल नंबर नहीं आएगी ना। ऑर्डर लेकिन क्लियर कट है, ऑर्डर में कोई डाउट नहीं, ऑर्डर इज 2। व्हाट इज डिग्री, डिग्री इज 4, बस होल पावर 4 लगा दो, बस यहाँ 4 पावर लगा दो, हट जाएगा ना वहां से, बस वो हट गया बस वहां से वो। अब जो भी डेरिवेटिव है इनको अगर एक्सपेंड भी करेंगे अपन तो पावर सारी होल नंबर दिखेगी ना, तो दिस इज ऑर्डर इज 2 एंड द डिग्री इज 4, ऑर्डर इज 2 एंड द डिग्री इज 4, ऐसा निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर y डैश प्लस y डबल डैश, y डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है और y डबल डैश का मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, y डैश मींस डी वाई बाई डी एक्स और y डबल डैश मींस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब वो मेंशन कर देते हैं, वो एक ही सवाल लिखते हैं ना तो मेंशन कर देते हैं वो ना, y डैश मींस डी वाई बाई डी एक्स और y डबल डैश मींस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ई की पावर में लिखा हुआ है वो ना। इसका हमें ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर तो क्लियर कट है, 2 है, डी टू वाई बाई डी एक्स का ऑर्डर 2 हो गया ना, डिग्री निकालनी है ना। तो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ है, नहीं लिखा, देखो मान लो ऐसा लिखा हुआ y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x, क्या ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ये तो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल थोड़ी है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। हालांकि अगर हम e की पावर x को लिखते हैं तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरह से इसका एक्सपेंशन आता है। मतलब भले ही इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी, लेकिन जहां भी x आएगी पावर होल नंबर है। बट दिस इज अगेन नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में मुझे डिग्री बता सकता हूं मैं। हम बोलते हैं दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 100। नाउ व्हाट वी कैन से अबाउट द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? बता ही नहीं सकते। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो भले पावर सारी होल नंबर आ रही है, तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इन द पॉलिनोमियल फॉर्म सो फार एज द डेरिवेटिव्स आर कंसर्न। तो हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाए डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में। क्या करें? लॉग ले लो आप। तो ln y इज इक्वल टू y डैश n प्लस dy बाई dy। बस आ गया। अब डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया ना, तो हमें कुछ एफर्ट करना पड़ा, मतलब है ना। तो दिस इज dy बाई dx and this is d2y by dx square, and the order of this differential equation is 1, order is 2 and the degree is 1, degree is 1। क्लियर हो गया ना? तो लिखा हुआ नहीं था, लिख दिया उसको, कोई बात नहीं, हमने कोशिश कर ली। जिस तरह रेडिकल साइन रिमूव कर रहे हैं इस तरह से इसको भी रिमूव कर दिया, हम लॉग ले लिया हमने और लॉग लेके निकाल लिया हमने। नेक्स्ट देखें हम ln of dy by dx, ln of dy by dx is equal to x into d2y by dx square, d2y by dx square। ln dy by dx is equal to x into d2y by dx square। वही एक ही सवाल है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्लियर कर दिख रहा है, 2 है। हमें स्ट्रगल करना है डिग्री निकालने के लिए। एंड द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। वी कैन नॉट कैलकुलेट द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका डिग्री नहीं निकाल सकते अपन। डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होता। ऑर्डर डिग्री के सवाल मेरे हिसाब से रेयरली कभी पूछा हो तो पूछा उन्होंने। डिग्री का सवाल पूछते भी नहीं है बना, लेकिन फिर भी निकालना सीख रहे हैं अपन। तो इसको लिख सकता हूं मैं dy by dx इज इक्वल टू, भाई इसको तो बोल ही नहीं सकता कि पॉलिनोमियल फॉर्म में यहां। तो अब इसको फ्री करने की कोशिश भी की मैंने, तो e रेज़ टू पावर x इनटू d2y by dx स्क्वायर आ जाएगा वो। ठीक है ना? अब बस अब ऐसा लिखा हुआ नहीं है, यहां से फ्री करने की कोशिश की तो वहां आ गया होगा ना। तो हम इसको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख सकते। Therefore, degree of this differential equation is not defined. Order is clearly 2, but the degree is not defined. Degree is not defined. इसकी डिग्री में नहीं निकाल सकता है ना, इसकी डिग्री को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल e रेज़ टू पावर y डैश माइनस y डबल डैश इज इक्वल टू ln ऑफ y ट्रिपल डैश प्लस 1। ट्रिपल डैश का मतलब d3y by dx क्यूब है ना। कभी ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, इसलिए मैं लिख के बता रहा हूं आपको ऐसे ना। y डैश का मतलब dy by dx है, y डबल डैश का d2y by dx स्क्वायर। ट्रिपल डैश का मतलब वो है ना। तो ऑर्डर इज 3, साफ साफ दिख रहा है ऑर्डर तो 3 है ना। एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहां से फ्री करूंगा तो वहां फंस जाएगा वो, वहां से फ्री करूंगा तो यहां आ जाएगा ना। समझ में आ गई ना बात ये? तो ये इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। Therefore, again order is 3 and the degree is not defined. Degree of this equation is not defined. तो इस तरह से ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं अपन। तो डिफिनेशन पर आ गए, टाइप पर आ गए, ऑर्डर और डिग्री निकालना सीख लिया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अभी तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे।
एक बार बनाने के बाद फिर उनको सोल्व करना सीखेंगे। हालांकि इस तरह के सवाल कम आते हैं, लेकिन कम आने का मतलब ये कि नहीं आते, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं आते, वो अलग बात है, कम दिखते हैं इस तरह के सवाल, लेकिन आते तो हैं वो। और वो पता नहीं कब आएगा, कितने आएंगे, पता नहीं होता अपने को, लेकिन नो डाउट ज्यादातर सवाल सॉल्यूशन वाले आते हैं कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन कोई एक आध भी आ गया तो आ सकता है, ऐसी बात नहीं है ना। अब इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे कैसे, कि जब भी कोई फैमिली ऑफ कर्व होता है हमारे पास, उस फैमिली ऑफ कर्व के हर, जो भी फैमिली ऑफ कर्व होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो हम जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं तो किसी गिवन फैमिली ऑफ कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग निकालते हैं ना। जैसे अब फैमिली ऑफ कर्व का मतलब क्या है, जैसे हम समझते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स का मतलब एक इक्वेशन है, उसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसको वेरी करते जाओ और उसकी अलग अलग वैल्यू के लिए हमें क्या मिलता जाएगा, अलग अलग, जैसे इसको बोलते हैं ना अपन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0, दिस इज फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब इसमें लेमडा क्या है, एक पैरामीटर है, मतलब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वेरिएबल तो इसमें एक्स और वाई होंगे, लेमडा की जगह 1 रखो, लेमडा की जगह 0 रख दो, लेमडा की जगह 2 रख दो, तो लेमडा को चेंज करने से हमें अलग अलग लाइन मिल रही है, और वो सारी लाइन क्योंकि यहां से मिल रही है इसलिए हम उसको बोल रहे हैं फैमिली ऑफ लाइंस। मान लो मैं ऐसा बोलूं वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो ये फैमिली ऑफ पैराबोला है या सिंगल पैराबोला है, ये सिंगल, दिस इज नॉट फैमिली ऑफ पैराबोला है ना, क्योंकि इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है हमारे पास। अगर मैं ऐसा लिखूंगा वाई स्क्वायर बराबर 4x, और अगर मैं यूं बोलूंगा कि ए कांस्टेंट है, तो फिर ये अगेन एक सिंगल पैराबोला है। मैं यूं बोलूंगा कि ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये फैमिली ऑफ पैराबोला है। कांस्टेंट में और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में डिफरेंस होता है ना, पहले वो समझना पड़ेगा अपने को। जैसे यहां ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज नॉट आर्बिट्रेरी, मैं इसको आर्बिट्रेरीली अपनी मर्जी से साइन नहीं कर सकता, 4 तो 4 रहेगा, बट दिस ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी मतलब इसकी वैल्यू मैं अपनी इच्छा अनुसार असाइन कर सकता हूं, इसलिए उसको बोल रहे हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। भाई वेरिएबल तो इसमें क्या है, एक्स और वाई है, वेरिएबल इसमें एक्स वाई है, ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसको मैं आर्बिट्रेरीली अपनी इच्छा अनुसार कोई वैल्यू असाइन कर सकता हूं, इसलिए ए इज नॉन इज आर्बिट्रेरी। तो वो भी डिपेंड करेगा कि वो क्या लिखते हैं, वो अगर यूं बोलेंगे कि ए इज कांस्टेंट, तो दिस इज नॉट फैमिली ऑफ पैराबोला। वो बोलेंगे ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तब मैं बोलूंगा कि ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब ये फैमिली ऑफ पैराबोलाज है। एक पैराबोला नहीं आएगा, बहुत सारे पैराबोला आएंगे। फैमिली वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि भले वो बहुत सारे आएंगे, लेकिन उनमें सब में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो उनसे जैसे फैमिली मेंबर होते हैं, सबका करेक्ट, किसी का गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को गुस्सा कम आता है, नहीं कोई हीरो होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई क्या होता है, क्वालिटी सब में अलग अलग है, उन सब में कॉमन प्रॉपर्टी, भाई ये घर के नीचे अंदर रहते हैं, सबका सरनेम सेम है, सबके ग्रैंडफादर सेम है, सबके फादर सेम है, जो भी है, तो उनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, उससे फैमिली बोलते हैं। तो यहाँ हम अगर एक को रखेंगे तो भले पैराबोला अलग अलग आएंगे, लेकिन उन सब में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा, सबका एक्सेस सेम होगा, सबका टेंजेंट एट द वर्टेक्स सेम होगा, समझ रहे हैं आप, तो इसलिए अपन बोलते हैं फैमिली ऑफ पैराबोला। तो जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं वो किसी गिवन फैमिली ऑफ कर्व के कोरस्पॉन्डिंग बनाते हैं, किसी एक कर्व के कोरस्पॉन्डिंग या किसी एक कर्व के कोरस्पॉन्डिंग कभी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म नहीं होता, फैमिली ऑफ कर्व के कोरस्पॉन्डिंग ही होता है ना। तो लेकिन टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to a family of curves, to form a differential equation corresponding to a family of curves, we use following steps, we use following steps to form a differential equation, to form a differential equation corresponding to a family of curves, we use following steps, we use following steps। तो इसमें स्टेप नंबर 1 हमारे पास है ना, इसमें लेके फर्स्ट वी आइडेंटिफाई, फर्स्ट वी आइडेंटिफाई, यानी कोई फैमिली ऑफ कर्व हमारे पास होगा और हमसे कहा जाएगा भाई इसके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो आप, है ना, वही मैंने लिखा है ना, कोई फैमिली ऑफ कर्व के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना हो तो हम किससे निकालेंगे, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहा हूं आपको। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ essential arbitrary constants in the given equation of curve, in the given equation of curve। हम उसमें essential arbitrary constant कितने ये काउंट कर लेंगे ना, लिख लेंगे and let there be m, and let there be m, small m, essential arbitrary constants, and let
देयर बी एम स्मॉल एम एसेंशियल आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, उनको गिन लिया और गिनने के बाद मान लिया उसमें एम हमारे पास है ना। सबसे पहले हम उस फैमिली ऑफ कर्व के अंदर एसेंशियल आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद हम मान लेंगे उनकी काउंटिंग एम के बराबर है। कल मिलते हैं, काउंट करना कल सिखाऊंगा मैं कैसे काउंट करेंगे फिर, है ना। कल भी मैं ब्रेक खा गया था आपका ना, हो गया ना, ब्रेक हो गया ना आपके भी, घंटी बज गई। हाँ, तो होमवर्क लिखे आप जो करके लाना है ना। होमवर्क में हमारे पास करने के लिए जो है वो डेफिनेट की शीट है एक तो, है ना। एक्सरसाइज हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर A4। कॉम्प्रिहेंशन सारे कर लिए हमने ना, मैथ्स 2 कॉलम पे सारे कर लिए। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर A1 करना है। A1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। फर्स्ट के बाद हमें सेकंड करना है। थर्ड शायद हम कर चुके, 4 कर चुके, 5 कर चुके, 6 कर चुके, 7 नहीं किया शायद हमने। 7 कर लिया क्या हमने? 7 देख लेना आप। 8 करना है, 9 करना है, 10 हम कर चुके शायद, 11 कर चुके, 12 कर चुके, 13 कर चुके, 14 कर चुके, है ना। इसके बाद ये 15 करके लाना है। 16 हम कर चुके, 17 शायद नहीं किया हमने ना, 17 कर चुके हम, 18 भी कर चुके, 19, 20, इसमें ये करके लाना है हमें। डिफरेंशियल इक्वेशन की शीट है किसी के पास? डिफरेंशियल इक्वेशन की शीट शायद मेरे पास होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। पार्ट 1 में हमें A1 करना है, A1। पार्ट 2 के अंदर A1 करना है, A4 करना है, ये करके लाना है हमें ना, ठीक है।